हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु एकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस वैक्यूल, रिक्तिका के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो हमारे कोशिकांग वाली सीरीज चल रही है अभी, कोशिकांगों के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था झिल्ली रहित कोशिकांगों के बारे में, राइबोसोम और तारककाय के बारे में। उसके बाद में हमने एकल झिल्ली वाले कोशिकांग में लाइसोसोम को डिस्कस कर लिया है। और जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिक्तिका, वैक्यूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो रिक्तिका है, अब आपको मैंने हमेशा यही बोला है कि जब भी कोई कोशिकांग पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि वो कोशिकांग क्या पादप कोशिका में है या जंतु कोशिका में है या प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक में है। पहले तो आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। अब देखो ये क्या है, झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। इसका मतलब ये प्रोकैरियोटिक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक जगह प्रोकैरियोटिक में कभी कभी देखने को मिलेगा, वो है वायु रसधानी, यानी रिक्तिका का एक प्रकार है। ये केवल कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है, लेकिन ये लगभग सारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। यानी कि ये झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, तो ये आपको केवल और केवल किस में देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात आती है पादप या जंतु की। तो बात करेंगे कि ये जो है रिक्तिका पादप कोशिकाओं में क्या होती है, उपस्थित, और कैसी होती है, बड़ी। और जंतु कोशिकाओं में या तो ये छोटी होगी या फिर अनुपस्थित ही होगी, ये ध्यान रखना है। तो एक हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया कि ये पादप कोशिकाओं में उपस्थित और जंतु कोशिकाओं में या तो अनुपस्थित होती है या फिर है तो बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी। अब हम लोग इस वीडियो के अंदर एक तो रिक्तिका के अंदर जो टोनोप्लास्ट है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में उसके कार्य और उसके प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर रीट की अगर हम बात करें तो ये रीट के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। और वो क्वेश्चन कौन सा पुटअप होगा, मैं अभी जब हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर, और हम इसको पूरा एक्सप्लेन समझेंगे पूरा। अब ध्यान देना, जो रिक्तिका है वो कैसी होगी। जैसे आप फोटो देखेंगे तो पादप कोशिका के अंदर जो रिक्तिका है वो बहुत बड़ा भाग घेर देती है। और ध्यान देना कि जैसे कि यह मान लो कि पादप कोशिका है, अब इसमें क्या होता है कि वैसे पादप कोशिकाओं में या जंतु कोशिका में केंद्रक होता है मध्य में, लेकिन पादप कोशिका में रिक्तिका थोड़ी बड़ी होने से, जैसे कि ये मान लो रिक्तिका है, तो इस रिक्तिका के बड़े होने से जो केंद्र है वो थोड़ा परिधि की ओर चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, परिधि की ओर, मतलब पेरिफेरियल पोजीशन पर आ जाता है। तो एक बात तो ये पता चल गई कि ये पादप कोशिकाओं में बड़ी होगी और जंतु कोशिकाओं में या तो छोटी या नहीं के बराबर या फिर क्या होगी, अनुपस्थित ही होती है। तो ये अपने को पूरा ध्यान रखना है, इसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। दूसरी बात, इसकी खोज किसने की, डुजार्डिन ने, और किसमें की थी, पादप कोशिका में। नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका नाम। नेक्स्ट आगे बात करते हैं टोनोप्लास्ट की। एग्जाम की दृष्टि से टोनोप्लास्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि टोनोप्लास्ट रियल में क्या चीज़ है। रस रिक्तिका को घेरने वाली, यानी कि इस रिक्तिका को, यानी कि ये जो रिक्तिका है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसमें रस भरा हुआ है, कोशिका रस, तो इसको बोल दिया कि रस रिक्तिका को घेरने वाली सजीव झिल्ली, यानी कि इसकी जो झिल्ली है, ये वाली झिल्ली जो रिक्तिका है, इसकी जो ये सजीव झिल्ली है, इसी को हम क्या बोलते हैं, और इसमें भरे द्रव्य को कोशिका रस कहते हैं। ध्यान देना, तो टोनोप्लास्ट का मतलब क्या है कि रस रिक्तिका को घेरने वाली सजीव झिल्ली, ये जो इसमें रस भरा हुआ कोशिका रस, इसके रस को घेरने वाली सजीव झिल्ली, और इसी सजीव झिल्ली को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इसमें जो द्रव्य भरा हुआ है, इसमें भरे द्रव्य को, द्रव्य का मतलब क्या है, यहाँ पर पदार्थ उपस्थित है। देखो यहाँ पे द्रव नहीं लिखा है, द्रव्य। द्रव्य क्या है, सभी पदार्थ आते हैं, ठोस, द्रव, गैस, यानी कि जो भी इसमें पदार्थ है उन सभी को द्रव्य। तो इसमें भरे द्रव्य को, यानी इसमें भरे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, कोशिका रस कहते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, कोशिका रस। और जो टोनोप्लास्ट है वो कैसी होती है, सजीव झिल्ली। कैसी होती है, सजीव झिल्ली। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ये कैसी होगी, सजीव झिल्ली। तो सिंपल है कि टोनोप्लास्ट यानी क्या चीज़ है, जो रिक्तिका है उसके घेरने वाली सजीव झिल्ली क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट। और इसमें जो द्रव्य भरा हुआ है उसे क्या कहते हैं, कोशिका रस। ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान देंगे एक तो। नेक्स्ट आगे, अब कई बार ये पूछते हैं कि सर ये रिक्तिका पादप कोशिका में बड़ी है, जंतु कोशिका में छोटी है या अनुपस्थित है, क्या पादप कोशिका में भी छोटी हो सकती है? यस,
वो उसके कोशिका के आकार पर निर्भर करता है। दूसरी बात, उस कोशिका की क्रियांश या जो एक्टिविटी है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो मैंने यहाँ लिखा है कि कोशिका का आकार समानुपाती रिक्तिका का आकार, जैसे जैसे कोशिका का आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिक्तिका का आकार भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि उत्सर्जित पदार्थों की जो मात्रा है वो भी बढ़ती जाएगी। और जो ये कोशिका रस है इसमें क्या क्या उपस्थित होता है अभी हम देखेंगे, पहले ये देखते हैं। तो जैसे जैसे कोशिका का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे रिक्तिका का आकार भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे कोशिका का आकार कम होता जाएगा वैसे रिक्तिका का आकार तो कम तो होना है ही नहीं, वो तो वृद्धि करेगा तो बढ़ेगा ही। लेकिन जब स्टार्टिंग में, तो यहाँ मैंने लिखा है कि युवा या जो तरुण कोशिका जो मतलब अभी अभी बनी है तो उसके अंदर रिक्तिका कैसी होती है, छोटी होती है। कैसी होती है, छोटी। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि युवा या तरुण कोशिका में रिक्तिका कैसी होती है तो आंसर लिखेंगे छोटी। और अगर ऐसे पूछ लिया कि पादप कोशिकाओं में रिक्तिका कैसी होती है तो क्या लिखेंगे, बड़ी। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया है कि वो कौन सी अवस्था में है, तरुण है या युवा अवस्था या प्रौढ़ अवस्था है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। लेकिन अगर स्पेशली ये लिख रहा है कि युवा या तरुण कोशिका में रिक्तिका कैसी होगी तो भले ही वो पादप की हो लेकिन उस समय रिक्तिका क्या होगी, छोटी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। तो ये है अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर ऐसे पूछा डायरेक्ट कि पादप कोशिका में रिक्तिका कैसी होती है तो आंसर लगाना है सीधा सा बड़ी। अगर उपस्थित अनुपस्थित का पूछ रहे हैं तो उपस्थित टिक लगाना है। और युवा तरुण कोशिका में पूछा है तो रिक्तिका कैसी होगी, छोटी होगी। अब हम इसके प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे पहले कोशिका रस देख लेते हैं। अभी हमने बात की थी कि इस झिल्ली का नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। क्या है, टोनोप्लास्ट। और इसमें जो द्रव्य भरा है उसको हमने क्या बोला है, कोशिका रस। तो इस कोशिका रस में क्या क्या उपस्थित होता है वो ध्यान देना है। तो इस कोशिका रस में आपको सिर्फ और सिर्फ रीट के अंदर अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो ये है कि इसमें अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, संचय होता है, जिन्हें हम अजैव पदार्थ या अर्गास्टिक पदार्थ भी बोलते हैं। तो ये ध्यान देना है कि इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, संचय होता है। किसके अंदर, कोशिका रस के अंदर। दूसरी बात, अब इस अपशिष्ट पदार्थों में क्या क्या हो सकता है वो ध्यान देना। शर्करा, अमीनो अम्ल, खनिज लवण, कार्बनिक अम्ल और वर्णक द्रव्य, ये भी सब इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्योंकि हमने यहां पर दिखा है, क्या लिखा है, द्रव्य। तो द्रव्य में बहुत सारे पदार्थ आएंगे। तो यहां पर कौन कौन है, एक तो शर्करा, अमीनो अम्ल, खनिज लवण, कार्बनिक अम्ल और वर्णक द्रव्य। अब ध्यान देना, ये कौन सी अवस्था में होंगे, घुलित अवस्था में। कौन सी अवस्था में होंगे, घुलित अवस्था में। तो यहाँ लिख देंगे कि ये कौन सी अवस्था में देखने को मिलते हैं, घुलित अवस्था में। लेकिन रीट के अंदर केवल और केवल आपको इतना ध्यान देना है कि कोशिका रस में अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, संचय होता है, या फिर अर्गास्टिक पदार्थ या अजैव पदार्थों का क्या होता है, संचय होता है। ये थोड़ा डीप में है कि कौन कौन से पदार्थ होते हैं वो बारे में। अब आगे देखेंगे यहाँ पर फलों, अब जैसे मान लो कोई फल है और उसकी कोई कोशिका है, तो फल और फूलों की कोशिकाओं की रिक्तिका में, कोई मान लो फल है या फूल है, उसकी जो कोशिका है, उसकी जो रिक्तिका है, उसके अंदर आपको नीले, पीले और लाल और एंथोसाइनिन वर्णक युक्त पदार्थ देखने को मिलेंगे। और इन्हीं वर्णकों के कारण से उसका रंग भी क्या होगा, दिखाई देगा। लेकिन ध्यान देना, वर्णी लवक भी जो है वो भी रंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब रंग प्रदान करते हैं वर्णी लवक, जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर रिक्तिका में भी आपको कुछ ऐसे वर्णक दिखाई देंगे, जो कौन कौन से होंगे, नीले, पीले, लाल और एंथोसाइनिक वर्णक, जो कि क्या करेंगे, उन्हें अलग अलग रंग प्रदान करेंगे। समझ में आई कि नहीं बात। तो ये भी रिक्तिकाओं में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और ये अभी हम यहाँ पर जब प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, इसके कार्य, तब हमें यहाँ पे पता चलेगा कि ये क्या काम आते हैं। तो ये तो हो गया कोशिका रस में आपको ध्यान देना है, अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है, अजैव पदार्थ या अर्गास्टिक पदार्थ कहते हैं। अब हम बात करते हैं इनके प्रकारों के बारे में। अब जब प्रकार की बात आ रही है तो रिक्तिका 4 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, 4। एग्जाम के हिसाब से अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है खाद्य रसधानी। कौन सी होगी, खाद्य रसधानी। वैसे कौन कौन सी 4 प्रकार की हैं, तो पहली है रसधानी, जो कि नॉर्मल होती है, जिसके अंदर खनिज लवण और अजैव पदार्थों का क्या होता है, संचय। संचय का मतलब है स्टोर हो रहे हैं, और सांद्रण का मतलब है उनकी मात्रा बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। तो ये हो गया। तो यहाँ बोल देंगे एक तो संचय और क्या हो रहा है, सांद्रण, यानी कि खनिज लवण जो भी है अजैव पदार्थ
अपशिष्ट पदार्थ उनका क्या होता है संचय, और सांद्रण का मतलब है उनकी मात्रा धीरे धीरे क्या होती है बढ़ती जाती है, और संचय का मतलब है कि वो स्टोर करता है। अब है संकुचनशील रसधानी। अब ये संकुचनशील रसधानी का मतलब ये है कि अभी हमने बोला कि ये कोशिका जो रस है, अब संकुचनशील का क्या मतलब लिखा है यहाँ पे, इसका कार्य क्या है परासरण नियमन। परासरण नियमन का मतलब ये है कि ये अपने पदार्थ को बाहर निकाल के कोशिका के अंदर जो परासरण दाब है, मतलब जो कोशिका द्रव्य और जो कोशिका रस इसके दाब को क्या करती है नियंत्रित रखती है। यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जैसे कि दो गुब्बारे आपस में जोड़ दिए और दोनों में पानी भरा हुआ है, इसमें मान लो पानी कम है, यहाँ से इधर निकाल दिया तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये पिचक जाएगा। तो ये कोशिका रस में क्या करते हैं, और जो कोशिका द्रव्य उसमें परासरण नियमन को क्या करते हैं एक तरीके से मतलब नियंत्रित कर रहे हैं, ये समझ सकते हैं। तो ये परासरण नियमन में क्या होगी सहायक होगी, और सांद्रण का मतलब है कि जो भी कोशिका रस है उसका सांद्रण करती है। तो ये भी हो गई संकुचनशील रसधानी। संकुचन का मतलब है कि ये संकुचित करके अपने बाहर और अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है उसके दाब को क्या करती है नियंत्रित करती है एक तरीके से। अगला लिखा है खाद्य रसधानी। नाम से पता चल रहा है खाद्य। अब यहाँ पे संकुचन से पता चल रहा था कि जब संकुचन होगा तभी तो आदान प्रदान करेंगे वो जो भी उसमें द्रव्य भरा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है खाद्य रसधानी। खाद्य रसधानी का मतलब है जो खाद्य पदार्थों को पचाने में सहायक है। किसको पचाने में सहायक है, खाद्य पदार्थों को पचाने में सहायक है। और एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कॉन्ट्रैक्टाइल फूड वैक्यूल अमीबा के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर खाद्य पदार्थों को पचाने में कौन सहायक होती है, रिक्तिका। क्योंकि देखो मैंने कल ही आपको बताया था कि जो लाइसोसोम है वो पचाने में ही सहायक है, पूरा बाह्य पदार्थों को अंतः कोशिकीय पदार्थों को पचाता है। लेकिन हमने बात की थी कि जो पादपों के अंदर लाइसोसोम है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं होते हैं, क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि पादपों के अंदर जो रिक्तिका है वो भी कभी कभी क्या करती है पचाने का कार्य करती है। और जो जीवाणु होते हैं, और जीवाणु के अंदर भी ये आपको देखने को मिलेगी रिक्तिका, क्योंकि यहाँ पर जो कोशिका में रिक्तिका जो होगी वो एक तरीके से पचाने में सहायक होगी। तो यहाँ लिखा है कि ये खाद्य पदार्थों को पचाने में क्या होती है सहायक होती है। और अमीबा के अंदर इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायु रसधानी की। वायु रसधानी है एयर वैक्यूल। अब देखो नाम से पता चल रहा है वायु। अब जैसे कि मान लो आपके पास में एक पात्र है और इसमें हमने क्या भरा है पानी। तो इसके अंदर जब पानी भरा है और इसमें मान लो ऐसा एक गुब्बारा है जिसमें मैं कुछ लिक्विड एयर भर देता हूँ इस गुब्बारे के अंदर। तो ये गुब्बारा इस पानी के ऊपर क्या कर रहा है तैर रहा है, यानी कि नीचे से कौन सा बल लग रहा है उत्प्लावक बल, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये प्रकार से वायु भरी हुई होने से उत्प्लावकता प्रदान करती है कोशिका को। तो ये ध्यान देना, एक तो उत्प्लावकता प्रदान करती है मतलब उसे तैरने में सहायक है। दूसरी बात, जो भी उपापचयी गैसें हैं जिनका भी उपापचय होता है मेटाबॉलिज्म, उन गैसों को भी ये क्या करती है संचय करती है। एक चीज ध्यान देना, उपापचय का मतलब ये होता है कि जो भी पदार्थ है उसको रूप को परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि ग्लाइकोजन है, लीवर हमारा उसको किस में कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। तो ये कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोजन रूप था उसको किस में कन्वर्ट किया गया ग्लूकोज में। ये है उपापचय। तो यहाँ पर जितनी भी क्रिया हो रही है, जो उपापचय गैसें बन रही है, उनका भी स्टोरेज कौन करेगी, वायु रसधानी। और नोट में हम यहाँ लिखेंगे कि ये कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी देखने को मिलती है, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखने को मिलती है। तो कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी क्या होगी, ये देखने को मिलेगी। तो प्रकार हो गए रसधानी, संकुचनशील रसधानी, खाद्य रसधानी और वायु रसधानी। अब हम बात करेंगे इसके कार्य के बारे में। तो यहाँ पर इसके 4 मुख्य कार्य हैं, उसमें से आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है वो ये ध्यान रखना है, फर्स्ट वाला, खाद्य पदार्थों और खनिज लवणों का क्या करती है संग्रहण और सांद्रण, जो हम यहाँ पर ही पढ़ चुके थे, ये ध्यान रखना। तो ये क्या कर रही है, खाद्य पदार्थों और खनिज लवणों का क्या करती है संग्रहण और क्या करती है सांद्रण करती है। दूसरा कार्य इसका है परासरण दाब और स्फीति को बनाए रखना। स्फीति का मतलब होता है टर्गिड स्टेट, मतलब 2 कोशिकाएं हैं तो इन दोनों कोशिकाओं के मध्य, जैसे कि मान लो कि यहाँ से पदार्थ इधर जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, पदार्थ की कमी होगी तो इस तरीके से पिचक सकती है। तो ये स्फीति को बनाए रखते हैं, क्या करते हैं स्फीति को बनाए रखते हैं। तीसरा कार्य उत्सर्जी पदार्थों का क्या करते हैं संचय, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्सर्जी पदार्थों का संचय। इसको आप ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं क्योंकि मैंने बोला था अपशिष्ट या उत्सर्जी पदार्थों का संचय और खनिज और लवणों का सांद्रण का भी क्या करते हैं संग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आगे एंथोसाइनिन, ये ध्यान देना,
एंथोसाइनिन एक प्रकार का क्या है, वर्णक है, जो कि फूल और फलों में क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। तो जब ये रंग प्रदान करेंगे तो इसके कारण से क्या होगा, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब ये होता है कि इस पर आकर्षक कीट आएंगे और जब इन पे बैठेंगे तो वो इनके जो पराग कण है वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएंगे। तो इस तरीके से इनकी जो जाति है वो दूसरी जगह पर भी क्या हो जाती है, विस्थापित होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। अब जैसे कि मान लो कोई फल है, उसका बीज है, कोई इंसेक्ट ने खाया और मान लो उसको वहाँ कहीं दूसरी जगह जाके गिरा दिया, तो ये भी क्या है, प्रकीर्णन में सहायक है, क्योंकि एंथोसाइनिन के कारण से वो क्या हो गया, आकर्षक, और इस कारण से वो क्या करते हैं, प्रकीर्णन में सहायक और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो आपको रिक्तिका के अंदर एक तो ध्यान देना है, ये एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, दूसरा पादप कोशिका में उपस्थित बड़ी होती है, दूसरी बात इसके जो आवरण है इसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, वो कैसी होती है, सजीव झिल्ली, और इसमें जो द्रव्य भरा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, कोशिका रस। कोशिका रस में अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है। इसके अलावा यहाँ पर कार्य भी आपको खाद्य पदार्थों और खनिज लवणों का संग्रहण और उत्सर्जित पदार्थों का संचय होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ध्यान देना, इसमें भी युवा तरुण कोशिका का पूछा तो रिक्तिका कैसी होती है, छोटी होती है। इस प्रकार से हमारा एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग रिक्तिका वाला टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।